नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो अक्सर विवाद में पड़ा रहता है। हमारे देश के विवादास्पद मुद्दों में से एक विषय है जिसका नाम है आरक्षण। अब सवाल उठता है, जब वो विवाद का विषय है तो हम इस विवाद में पढ़ना ही क्यों चाहते हैं। हम इस विवाद में इसलिए पढ़ना चाहते हैं क्योंकि वर्तमान समय में यह आवश्यक हो गया कि हम इस विवाद में पढ़ें और थोड़ा सा अपने देश के युवाओं को और ऐसे लोगों को जो आरक्षण के नाम पर उल्लू बनाए जा रहे हैं उन्हें थोड़ा सा हम जागरूक करें। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य प्रारंभिक परीक्षा 2019 का रिजल्ट जारी किया है, जिसमें उन्होंने जनरल का और ओबीसी का कट ऑफ बराबर रखा है। जनरल का कट ऑफ 146 है और ओबीसी का भी 146 है। आरक्षण के प्रावधान के हिसाब से यह रिजल्ट सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी है जिसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल दो प्रकार के आरक्षण को उसने बताया है। और दो प्रकार के आरक्षण की परिकल्पना में कहा गया है कि जो वर्टिकल आरक्षण होता है वो कैटेगरी वाइज है और जो हॉरिजेंटल आरक्षण है वो विशेष परिस्थितियों में जैसे महिलाओं और विकलांगों को दिया जाता है। हॉरिजेंटल आरक्षण के माध्यम से यदि किसी विकलांग या महिला द्वारा अपनी सीट भर जाती है तो उसकी वो सीट भरी मानी जाएगी, अर्थात उसको आगे ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, उसकी जगह पर दूसरी कोई महिला या विकलांग व्यक्ति नहीं आ सकता। तो वहीं दूसरी ओर वर्टिकल आरक्षण में यदि किसी एससी, एसटी या फिर ओबीसी के कैंडिडेट के द्वारा कोई सीट जनरल में फाइट करता है तो उसकी वो सीट वहाँ से खाली मानी जाएगी और जनरल में उसको भर दिया जाएगा, यानी कि उसकी जगह पे ओबीसी, एससी, एसटी का दूसरा कैंडिडेट आ सकता है यदि वो जनरल से क्वालिफाइड करता है। ये प्रावधान हमारे उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया है, या उसका ये फैसला है, या उसका ये कथन है, उसका ये कहना है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को या इस फैसले को नज़रअंदाज करते हुए प्रीलिम्स 2019 का रिजल्ट जो जारी किया उसमें इसको बिल्कुल अनदेखा किया और ओबीसी और जनरल का कट ऑफ बराबर कर दिया, जो कि व्यवहारिक सिद्धांतता भी और व्यवहारिक भी होना ही नहीं चाहिए था। अब हम बात करते हैं कि जैसे ही बात कभी आरक्षण की आती है तो विवाद का मुद्दा होता है, लोगों की प्रतिक्रिया होती है, जो जनरल कैटेगरी लोग होते हैं वो आग बबूला हो जाते हैं, उन्हें लगता है जैसे उनके अधिकार छीने जा रहे हों। मैं बताना चाहूँगा कि आरक्षण व्यवस्था को इसके पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। आखिर भारत देश में आरक्षण व्यवस्था प्रारंभ क्यों की गई, कैसे की गई। क्या होता है, कई बार लोगों के पास सही जानकारी नहीं होती है, या वो जानते नहीं हैं, या उनको गुमराह किया जाता है, या किसी के मुँह से सुन लेने पर वो वैसे ही रिएक्ट करने लगते हैं, जबकि उनको सच्चाई या उसकी वास्तविक पृष्ठभूमि क्या है या उसके पीछे की जो सच्चाई या वास्तविकता छुपी रहती है उसको पता नहीं होता है। जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था, हमारे देश में अंग्रेज़ों का शासन था, सन 1932 में ब्रिटेन के एक प्रधानमंत्री हुए जिनका नाम था रैमसे मैकडोनाल्ड। इन्होंने कम्युनल अवार्ड की व्यवस्था की, जिसमें भारत में मुस्लिम, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपियों के लिए अलग से प्रतिनिधि मंडल बनाया गया था। इसके साथ साथ उन्होंने इस कम्युनल अवार्ड में भारतीय दलितों के लिए भी एक अलग से कम्युनल अवार्ड की व्यवस्था की थी, अर्थात दलित व्यक्ति भी अपने नए प्रतिनिधि चुन सकते थे। उनके प्रतिनिधि भी दलित होंगे और उनको वोट देने वाले भी दलित ही होंगे। उस समय दलितों में अक्सर एससी, एसटी वाले लोग शामिल थे। इस व्यवस्था से हमारे देश में गांधी जी नाराज़ होते हैं और वो अनशन पे करने लगते हैं। पूना की अरबदा जेल में अनशन पर बैठ जाते हैं। तब चूँकि गांधी जी कांग्रेस से जुड़े हुए थे और दलितों के नेता अम्बेडकर जी थे, गांधी जी और या फिर कहें कांग्रेस के बीच और अम्बेडकर के बीच में एक समझौता होता है जिसे पूना पैक्ट कहते हैं। गांधी जी कहते हैं, उसमें एक शर्त रखी जाती है, अम्बेडकर का कहना है कि हमें दलितों का प्रतिनिधित्व चाहिए, तो उसमें एक समझौता होता है कि आरक्षण व्यवस्था के माध्यम से दलितों को संरक्षण दिया जाएगा और उनकी कुछ सीटें आरक्षित रहेंगी, लेकिन वो कम्युनल अवार्ड को स्वीकार न करें। कहा जाए तो हमारे देश में आरक्षण व्यवस्था का सूत्रपात या फिर उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वहीं से तैयार हो चुकी थी। उसके बाद हमारा देश आज़ाद होता है और फिर लोकसभा, विधानसभा में एससी, एसटी के लिए सीटें आरक्षित उसी समय से चली आ रही हैं, निरंतर 10-10 साल के लिए बढ़ती जा रही हैं। हर बार संविधान संशोधन होता है 10 साल होने पर और उसको आगे के लिए बढ़ा दिया जाता है। ये बात तो हुई हमारे देश में एससी, एसटी के आरक्षण को लेकर, और उनको नौकरियों में भी आरक्षण के संवैधानिक प्रावधान से चलते आ रहे हैं। सन 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने एक आयोग बनाया, जिस आयोग का नाम था मंडल आयोग। मंडल आयोग ने
उस मंडल आयोग को बनाया गया था पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण व्यवस्था पर जब सवाल उठ रहे थे उस पर सुझाव देने के लिए। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी, उन्होंने 1930 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर कहा कि भारत देश में अन्य पिछड़े वर्गों में जो सामाजिक एवं शैक्षणिक स्तर पर पिछड़े हुए लोग हैं, इसके लिए आरक्षण व्यवस्था देनी थी। उन्होंने बोला 52% ऐसी जातियां हैं जो SC और ST में और जनरल में नहीं आती हैं, उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग में रखा गया और इनके लिए सामाजिक एवं शैक्षणिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिसको 27% उन्होंने करने की बात कही। उस समय तो व्यवस्था लागू नहीं की गई। उसके 10 साल बाद 1990 में BP सिंह सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27% आरक्षण देती है केंद्र में। उसके जस्ट 1 साल बाद 1991 में PV नरसिम्हा राव सरकार 10% आरक्षण उच्च जातियों के लिए, जिसका आधार रखा गया था आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए लोग, मुख्य रूप से वो उच्च जातियों के लिए दिया गया आरक्षण था, की व्यवस्था करती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको कैंसिल कर देती है और एक नया कानून में एक प्रावधान जोड़ती है। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आरक्षण पर किसी भी प्रकार से 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि जब इस आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट ने उस समय खारिज कर दिया था, उसके अपने तर्क थे। आज वर्तमान में फिर मोदी सरकार ने 2019 में उसी 10% आरक्षण को फिर से दिया। इससे एक वर्ग विशेष, जिसे हम जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व कहते हैं, वो खुश है। यहाँ तक तो बातें सारी ठीक हैं। अब जब चूँकि आरक्षण की बात हो रही है और कुछ लोग इस पर आग बबूला होते हैं, तो एक सवाल है मेरा, ऐसे लोगों से जो जनरल कैटेगरी में आते हैं और आरक्षण के नाम पर SC ST OBC के लोगों से अक्सर उनके वाद विवाद होते रहते हैं और उन्हें इस चीज़ को एकदम से ऐसे खटकती है जैसे उनके अंदर किसी ने सुई चुभो दी हो आरक्षण के नाम पे। मेरे देश के प्यारे देशवासियों और ख़ासकर वो युवा जो आरक्षण को बुरा मानते हैं या वो व्यक्ति जो आरक्षण को गलत मानते हैं, जो आरक्षण के नाम पर आग बबूला होते हैं, उनसे मेरा एक सवाल है। आरक्षण से हमारे देश में नौकरियाँ मिलती हैं, उन्हें लगता है ये SC ST OBC वाले हमारे हक छीन रहे हैं। तुम्हारी बात को मान ले जाए, देश में तुम्हारी आबादी जनरल कैटेगरी वालों की लगभग 20% है, SC ST की 54-55% समथिंग जो भी है, और OBC की 54-55% और SC ST की लगभग 25-26% स्टाफ से होती है। कुल मिला के इस प्रकार से देखा जाए तो जनरल वालों के लिए जिनकी आबादी लगभग 20% है और उनके लिए 50% सीट है, वो अपने लिए मानते हैं कि वो 50% सीट में कोई नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले वो अपने दिल से या अपने आप से एक सवाल करें, अगर उनकी आबादी 20% है, वो 50% सीटें अपने लिए चाहते हैं, तो उन OBC वाले भाइयों को क्या होगा जिनकी आबादी लगभग 55% है इस देश में और उन्हें आरक्षण सिर्फ 27% है। ऊपर से अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में सालों से OBC के लिए 14% ही वैकेंसी निकलती थी। जब पिछली 2 साल पहले 2019 में जब कांग्रेस सरकार आती तो उसको 27% आरक्षण देती है। अब उस आरक्षण में भी यदि OBC और जनरल का कट ऑफ बराबर जा रहा तो आरक्षण सही है गलत ही समझ में नहीं आ रहा। PSC क्या कर रही समझ में नहीं आता। दूसरा सवाल जनरल कैटेगरी के पूरे देश के उन लोगों से जो आरक्षण को गलत बताते हैं, उनसे हम एक सवाल करेंगे। आप आरक्षण को गलत बता रहे हैं, हमने गलत मान लिया। अगर आपके नज़रिए से आपको लगता है कि एक व्यक्ति है जो योग्य नहीं है, पढ़ा लिखा है और तुमसे कम पढ़ा लिखा है, उसके नंबर अगर 60 आ रहे हैं और आपके 70 आ रहे हैं, वो 60 नंबर पर सिलेक्ट हो रहा है, आप 70 पे नहीं हो रहा, तो वो योग्य नहीं है, गलत है, मैंने मान लिया। उसे एक नौकरी में अगर 60 नंबर लेने के बाद उसे बंदूक चलाना है या डंडा चलाना पुलिस की नौकरी में या बॉर्डर पर जाके, उसको आप योग्य नहीं मानते हैं, जबकि उसको वहाँ पर पढ़ाई लिखा का कोई काम नहीं होगा। अगर उसको ट्रेनिंग बंदूक चलाने की दी जाएगी तो वो चलाएगा, डंडा चलाने की दी जाएगी तो चलाएगा, देश की रक्षा करेगा। वहाँ पे फिर पढ़ाई लिखाई एक प्राथमिक स्तर होता है, शुरुआत है उसका एक मानसिक स्तर देखने के लिए और देखा जाता है, टेस्ट कराया जाता है। उसके अलावा तो उसको फिजिकली तौर पे ही ट्रेंड किया जाता है, फिजिकली उसको अपने देश में सेवा देनी होती है। फिर आपसे एक सवाल है, आप उसको गलत बता रहे हैं। आप अपने क्षेत्र के विधायक को या सांसद को या सरपंच को किसी भी चुनते हैं जो सरकार चलाता है, क्या आप कभी उसकी योग्यता देखते हैं कि वो आपकी योग्य है या नहीं? कोई अनपढ़ हो, गंवार हो, कैसा भी हो, कोई भी व्यक्ति देश का मंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है, उसके लिए तो कोई योग्यता नहीं होती है। वहाँ पे तो आपको योग्यता से कोई परवाह नहीं होती है। और ऊपर से कुछ देश में ऐसे अंधभक्त जिन्हें लगता है कि मोदी जी की वही तारीफ कर सकते हैं, वही सम्मान कर सकते हैं, और तो सब लोग मोदी जी की बुराई करते हैं। क्या लगता है कि जो व्यक्ति पढ़े लिखे शिक्षित हैं, अगर वो अंधभक्त नहीं है, देश के प्रधानमंत्री इज्जत नहीं कर रहे, इसका मतलब वो उस पद की गरिमा नहीं जानते, उसकी महत्ता नहीं जानते। लोगों के अपने विचार हैं, किसी को किसी राजनेता की कार्यप्रणाली अच्छी लगती है, किसी को किसी के विचार अच्छे लगते हैं। कौन किसकी तारीफ करे, कौन किसको लायक करे, इसे तुम बताने वाले कौन होते हैं? हर व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है, उसे कौन अच्छा लग रहा है वो किसे लायक करता कर सकता है। हो क्या रहा है देश में समझ में नहीं आता। कई बार लोग ऐसे मिल जाते हैं, किसी मुसलमान व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम। तुम कौन होते से जय श्री राम बुलाने वाले? अगर तुम बुला लोगे धमकी से लेके मार की गाली देके, तुमने क्या कर लिया, क्या हासिल कर लिया? क्या जय श्री राम तुम्हारे चाहते थे कि वो मुसलमान हमारा नाम ले और इस प्रकार से ले जैसे तुम नाम ले लवा रहे हो?
आंदोलन होते रहते हैं, जाओ जो जौन सा वर्ग भारी पड़ जाता है दूसरे कास्ट को, दूसरे संप्रदाय के लोगों को दबा करके ज़बरदस्ती उनसे भगवान के नारे लगवाता है। मैं किसी एक पर्टिकुलर नहीं कर रहा हूँ, मैं भी हिंदू धर्म से हूँ, मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता किसी ज़बरदस्ती भगवान का नाम बुलवाया जाए। भाई जिसकी श्रद्धा वो लेगा, नहीं है श्रद्धा नहीं लेने दो। भगवान कौन से किसी के नाम लेने के भूखे बैठे हैं। खैर थोड़ा सा मट रहे हैं, आरक्षण पे ही बात करते हैं। तो सोचो आरक्षण क्यों गलत है। फिर रही बात यार इस देश में जिसने जन्म लिया है उसका तो इस देश में जन्म सिद्ध अधिकार है कि इस देश के उसके संसाधन पे हक हो, इस देश में जो नौकरियाँ उस पर उसका हक हो। अगर कोई व्यक्ति सामाजिक और शैक्षणिक स्तर से पिछड़ा हुआ है और किसी कारणवश से वो नौकरी में उतने नंबर नहीं ला पा रहा है, लेकिन आरक्षण व्यवस्था उसमें भागीदार बन रहा है, वो उसमें घुस रहा है, हमारे सिस्टम में आ रहा है, तो क्या गलत है, क्या बुराई है। हमारा देश कौन सा अंधकार में चला जाएगा। और इस बात की ही क्या गारंटी कि सारे पढ़े लिखे लोग आ जाएं तो वो काम करेंगे। अक्सर ऐसा देखा जाता है सरकारी विभाग में पढ़े लिखे लोग हैं वो काम नहीं करते हैं, जो लोग निचले स्तर पे होते हैं, चपरासी होते हैं और उससे नीचे बाबू लोग होते हैं उनसे काम कराए जाते हैं, और जो पढ़े लिखे होते हैं वो आराम से लेटे रहते पड़े रहते हैं। सरकारी तंत्र क्यों विफल हो रहा है। काम करने के लिए कोई बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई वाली योग्यता की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए ज़रूरत होती है कि तुम्हारे अंदर मोरल वैल्यूज़ कितनी है। टेस्ट होना सरकारी नौकरियों में एक सिर्फ माध्यम है, एक साधन है, साध्य नहीं है। अब कुछ लोगों को तो साधन और साध्य के बीच अंतर ही नहीं पता होगा, हम क्या समझाएंगे। किसी चीज़ का यूँ विरोध कर देना, किसी को देख के ईर्ष्या भाव से, जलन से कि वो वहाँ पे क्यों पहुँच गया। आरक्षण को तार्किक रूप से देखो, अतार्किक रूप से नहीं। जिन्हें लगता है आरक्षण से सिर्फ उन्हें ही लॉस है तो वो गलत सोचते हैं। इस व्यवस्था में हमें भी लॉस है, भले ही हम इस बात के ऊपर जिक्र कर रहे हैं। आरक्षण नहीं होता, मेरे पास आज 10 नौकरियाँ होती, मेरे पास भी एक नहीं है, तो क्या हम आरक्षण का विरोध करने लगे। मैं तो कभी विरोध नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं उसे सही मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि इस देश में हर व्यक्ति को, जिसने यहाँ पर जन्म लिया, जिसने इस भूमि पर जन्म लिया है, इस धरती माँ पर जन्म लिया है, इस देश में जन्म लिया है, उसका इस धरती पर, इस धरती के संसाधनों पर, सब पे उसका अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है। और कई बार तो मुझे लगता है कुछ अधिकार मांगने से नहीं मिलते, उन्हें ज़बरदस्ती छीने जाते हैं। आरक्षण पूर्णतः गलत नहीं है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है, सुधार करने की ज़रूरत है। आरक्षण गलत नहीं है, मैं इसको पूर्णतः सही नहीं कह सकता। कुछ लोग तर्क दे देते हैं एक बार आरक्षण मिल जाए फिर पदोन्नति में आरक्षण क्यों, चीज़ें बदलाव कर दो, नहीं दो, कौन रोकता है भाई। आरक्षण व्यवस्था दी किसने, सरकार करती है, सरकार उसको रोक दे। तो वोट बैंक की राजनीति होती है हमारे देश में, वोट चाहिए होती तो नहीं रोकती, कोई रोक तो नहीं रहा। हम ही तो प्रतिनिधि चुन के भेजते हैं, हम ही कंडीशन लगा दें हम ऐसे सरकार बनाएंगे जो आरक्षण को हटा दें। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि हमें आरक्षण चाहिए होता है। अगर जनरल कैटेगरी वाले आरक्षण का विरोध करते ही हैं तो फिर 10% आरक्षण क्यों लिया, बोलते हैं हम आरक्षण चाहिए नहीं, सब कॉमन कर दो। चाहिए सबको होता आरक्षण, बस किसी दूसरे को न मिले, हमें चाहिए। और आरक्षण को इतनी बड़ी खैरात नहीं है जिससे इंसान की ज़िंदगी सुधर जाए। जिस इंसान में काबिलियत है वो बिना आरक्षण के भी उस पद पर पहुंच सकता है। इस देश में सिर्फ नौकरी ही मिल जाना जीवन जीने का एकमात्र साधन नहीं है। जो लोग इस भ्रम में है कि सिर्फ आरक्षण से ही कुछ लोगों का जीवन चल सकता है, सिर्फ आरक्षण की वजह से वो ज़िंदगी जी रहे हैं, अगर उनको नौकरी नहीं मिलेगी तो और भी काम धंधे जिन्हें वो कर सकते हैं, चाहे वो फिर किसी भी जाति के हों, किसी भी समुदाय के हों, किसी भी धर्म के हों। आरक्षण का रोना लगे रहते हैं। अपना काम करो, अपनी मेहनत करो, उनका भी हक है, उन्हें भी मिलने दो। तुम्हारा होगा तुम्हें मिलेगा, तुम्हें काबिलियत होगी तुम अपने कैटेगरी में फ़ाइट करो, उनकी काबिलियत वो अपनी कैटेगरी में फ़ाइट कर रहे हैं। उनके पास इतने संसाधन नहीं है SC ST OBC वालों के पास, इसलिए उनकी कम कट ऑफ जाती है, वो कम पढ़ पाते। तुम्हारे पास ज़्यादा संसाधन, ज़्यादा कट ऑफ जाती है। तुम अपने लोगों से संघर्ष कर रहे हो, वो अपने लोगों से संघर्ष कर रहे हैं, अपने अपने में संघर्ष कर रहे हैं। और सही मायने में तो हम सब एक ही हैं, हम सभी भारतवासी तो एक ही हैं, हमारे ही वो छोटे भाई हैं। अगर आपको आरक्षण से इतना ही है, आप उनको बराबरी का दर्जा दे दो, सम्मान दे दो, आरक्षण छोड़ देंगे SC ST वाले। आज भी हमारे देश में जाति प्रथा विद्यमान है और बुरे स्तर पर विद्यमान है। कुछ तो ऐसे उदाहरण हमने अपनी लाइफ में देखे सुने जिन्हें हम बयां भी नहीं कर सकते सार्वजनिक स्तर पर। इतनी शर्म आती, इतने घिनौने कृत्य होते हैं हमारे देश में, ऊपर से और जब मैं कभी किसी विषय पे बात करना चाहता हूँ, वैसे हमारे कुछ अपने हमसे जुड़े हुए लोग हैं जो मैं जानते हैं पर्सनली, वो कहते हैं तुम इन सब चीज़ों से क्या मतलब है, तुम तो अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। लेकिन दिमाग में कभी कभार ऐसे सवाल आते हैं, मन नहीं मानता है, विचार होते हैं दिमाग में उठते हैं कि अपने दिल की बात, अपने अंदर जो क्रोध भरा हुआ है, जो जोश या जो गुस्सा है उस सब चीज़ को, या जो अनैतिकता इस देश में दिख रही है, जितनी गलत चीज़ें दिख रही हैं इस देश में, उन चीज़ों को बयां करें।
कोई तो समझेगा इन सब चीज़ों को, हर इंसान तो नहीं समझ सकता। इसमें भी लोगों के समझने के अपने अपने मत हो गए। जिनके हिसाब से मुझे मेरे विचार उनसे मेल खाते होंगे, अच्छा लग रहा है, वो शायद कहने कि मैं हाँ सही बोल रहा हूँ। और जिनके अंदर आरक्षण का एक ऐसा उल्लू बहना बैठा है जो उसको किसी भी रूप में सही मानते नहीं, उसको सोचना ही चाह रहे, आरक्षण पे सुनना ही नहीं चाह रहे, किसी का कोई तर्क वाद विवाद संवाद उन्हें पसंद नहीं। वो तो कहते हैं बस आरक्षण हटा दो, मेरी नौकरियाँ खा रहे हैं SC ST OBC वाले, इसमें मेरे में घुसे जा रहे हैं। मेरा क्या होता है तुम्हारा? कहीं से लिखा के लाए हो तुम इस देश के संविधान विस्तार कि नहीं, इतना तुम्हारा ही है, तुम्हारा ही होती है, तुम एक व्यक्ति हो, तुम्हारी एक सीट है, बस तुम उससे मतलब होना चाहिए। 50% आरक्षण में उसमें कौन घुस रहा है कौन जा रहा है, उसमें क्या तुम्हें विवाद में पड़ना है? उसमें सबसे बड़ा तो एक वहम या भ्रम यही होता है कि हमारे देश में जो जाति है सर्वश्रेष्ठ अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं। जातिवाद का कीड़ा दिमाग से निकालना होगा। जाति है एक व्यवस्था बनाएगी, वो सामाजिक व्यवस्था तक रहे, ठीक है। देश की कार्यप्रणाली में आए, देश की सर्विस सेक्टर में आए तो वहाँ पे बहुत ही गलत साबित होती है। अगर जिस देश में एक व्यक्ति जो देश की सरकार चला रहा है, कानून व्यवस्था में कानून बना रहा है, उसके लिए कोई योग्यता नहीं है, तो एक व्यक्ति कदाचित आरक्षण की वजह से कम नंबर पर अगर सेलेक्ट हो जाता है, देश की सेवा करने लगता है, तो उसमें क्या बुराई है भाई? उससे भी आगे बढ़ने का हक है। और नहीं तो योग्यता रख रहे हो तो योग्यता सबके लिए रख दो। फिर हमारे देश में जो सरकार चला रहा है वो भी योग्य होने चाहिए, उनके लिए भी टेस्ट होना चाहिए, करा दो। कोई क्यों नहीं करता? खैर छोड़ो, क्या करना है, जिसे समझना होगा इतने में समझ आएगा। बाकी मैं कह रहा हूँ, राम राम।